जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOC 133 समाज शास्त्रीय सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परचेस करना है तो सिंपली गूगल पे जाएंगे और आपको सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है BSOC 133। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी देखिए दोनों में देखने को मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सामाजिक तथ्य क्या है? इमाइल दुर्खीम ने समाज को समझने में सामाजिक तथ्यों का किस प्रकार प्रयोग किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। समाज शास्त्र में समाज को समझने के लिए सामाजिक तथ्य की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय फ्रांसीसी समाज शास्त्री इमाइल दुर्खीम को जाता है। उन्होंने समाज को केवल व्यक्तियों का समूह नहीं माना बल्कि उसे एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में देखा जो व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करती है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक तथ्य होता क्या है। तो दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य वे तरीके हैं, वे नियम हैं, वे विश्वास हैं, वे मूल्य हैं और व्यवहार हैं जो समाज में पहले से मौजूद होते हैं और व्यक्ति पर भारी दबाव डालते हैं। ये तथ्य व्यक्ति की इच्छा से स्वतंत्र होते हैं फिर भी उसके आचरण को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य वे तरीके या फिर नियम है, विश्वास हैं जो समाज में पहले से मौजूद होते हैं और व्यक्ति पर भारी रूप से दबाव डालते हैं। अब देखते हैं सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं क्या है। तो सामाजिक तथ्य सबसे पहली विशेषता है कि सामाजिक तथ्य बाह्य होते हैं। सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं जैसे कानून, परंपराएं, नैतिक नियम आदि। ये क्या करते हैं? ये व्यक्ति पर दबाव डालते हैं, ये व्यक्ति पर दबाव डालते हैं कि वह सामाजिक नियमों का पालन करे। इसके बाद समानता, यानी ये समाज के अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भाषा, विवाह की प्रथा, धार्मिक विश्वास, शिक्षा प्रणाली आदि सामाजिक तथ्य हैं। आप देखेंगे सामाजिक तथ्य के प्रकार क्या हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा था। पहला भाग था भौतिक सामाजिक तथ्य जैसे कानून, संस्थाएं, जनसंख्या घनत्व, संचार के साधन, ये सब क्या, ये सब भौतिक सामाजिक तथ्य हैं। इसके बाद है अभौतिक सामाजिक तथ्य, ये जैसे मूल्य, मान्यताएं, नैतिकता, परंपराएं, सामूहिक चेतना आदि, ये सब क्या है? ये सब जो है अभौतिक सामाजिक तथ्य है। ठीक है, समाज को समझने में सामाजिक तथ्यों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो दुर्खीम ने समाज को समझने के लिए सामाजिक तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि समाज शास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर सकता है। तो सबसे पहले व्यक्ति से ऊपर समाज। दुर्खीम ने बताया कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी निजी इच्छा से नहीं बल्कि सामाजिक नियमों से प्रभावित होता है। यानी कोई भी व्यक्ति व्यवहार करता है तो वो सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करता है, यानी समाज में किस तरह की प्रथा चल रही है उसके अनुरूप जो है उसका व्यवहार होता है। जैसे आत्महत्या जैसी व्यक्तिगत लगने वाली क्रिया भी सामाजिक कारणों से जुड़ी होती है। इसके बाद है सामूहिक चेतना का महत्व। उन्होंने समाज में साझा विश्वासों और मूल्यों को सामाजिक चेतना कहा। यही चेतना समाज में एकता बनाए रखती है और व्यक्ति के आचरण को दिशा देती है। इसके बाद है सामाजिक एकजुटता की व्याख्या। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के आधार पर यांत्रिक और जैविक एकजुटता की अवधारणा दी जिससे पारंपरिक और आधुनिक समाजों के अंतर को समझा जा सकता है। इसके बाद वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। उन्होंने सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह देखने की बात कही ताकि पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर समाज का अध्ययन किया जा सके। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि समाज को समझने में सामाजिक तथ्यों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार सामाजिक तथ्य दुर्खीम के समाज शास्त्र का आधार है। इसके माध्यम से उन्होंने
समाज को एक स्वतंत्र और संगठित व्यवस्था के रूप में समझाया। सामाजिक तथ्यों की अवधारणा आज भी समाज शास्त्र में समाज और व्यक्ति के संबंध को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं। सामाजिक तथ्य वे नियम, तरीके, विश्वास हैं जो समाज में पहले से मौजूद होते हैं और व्यक्ति पर भारी दबाव डालते हैं। इसके बाद हमने सामाजिक तथ्य की विशेषताओं को देखा, जैसे ये बाह्य होते हैं, ये व्यक्ति पर दबाव डालते हैं और ये सामान्यतः सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने इसके प्रकार देखे, भौतिक सामाजिक तत्व और अभौतिक सामाजिक तत्व। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि समाज को समझने में सामाजिक तथ्यों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे निष्कर्ष लिख दिया। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको ऐसे ही अपना आंसर लिखना है। ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है, इमाइल दुर्खीम के आत्महत्या के विचार की व्याख्या कीजिए और आत्महत्या के प्रकारों एवं महत्व की चर्चा कीजिए। यानी इमाइल दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आत्महत्या के कौन कौन से प्रकार हैं और उसका क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इमाइल दुर्खीम समाज शास्त्र के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने आत्महत्या को केवल व्यक्तिगत या मानसिक समस्या न मानकर एक सामाजिक तथ्य के रूप में समझाया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सुसाइड में उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्महत्या की दरें समाज की सामाजिक संरचना, एकीकरण और नियंत्रण से जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले देखें कि आत्महत्या होता क्या है। तो दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या वह कार्य है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर अपने जीवन को समाप्त करता है। उन्होंने यह दिखाया कि अलग अलग समाजों, धर्मों, पारिवारिक संरचनाओं और आर्थिक परिस्थितियों में आत्महत्या की दरें अलग अलग होती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्महत्या केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक कारणों से भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि आत्महत्या वह कार्य है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर अपने जीवन को समाप्त करता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि अलग अलग समाजों, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग परिस्थितियों में जो है आत्महत्या की दरें अलग होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्महत्या केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक कारणों से भी प्रभावित होती है। अब आगे देखेंगे आत्महत्या के प्रकार दुर्खीम के अनुसार। तो सबसे पहला प्रकार है अहंकारी आत्महत्या। यह तब होती है जब व्यक्ति का समाज से जुड़ाव बहुत कमजोर हो जाता है। जैसे व्यक्ति अकेलापन और अलगाव महसूस करता है। उदाहरण के लिए अविवाहित लोग, कमजोर पारिवारिक संबंध वाले व्यक्ति जो है अहंकारी आत्महत्या करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या। यह तब होती है जब व्यक्ति समाज से अत्यधिक जुड़ा होता है। व्यक्ति समाज या समूह के हित के लिए अपने जीवन का बलिदान देता है। उदाहरण के लिए सैनिकों द्वारा बलिदान, सती प्रथा आदि। इसके बाद है अनोमिक आत्महत्या। यह सामाजिक नियमों और नियंत्रण के कमजोर पड़ने से होती है। अचानक आर्थिक संकट, बेरोजगारी या फिर सामाजिक परिवर्तन इसके कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति को जीवन में कोई दिशा नहीं मिलती है, तब वो जो है अनोमिक आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद है भाग्यवादी आत्महत्या। यह अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण के कारण होती है। व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह दबा हुआ और निराश महसूस करता है। उदाहरण के लिए अत्यधिक कठोर नियमों में जीने वाले लोग जो हैं भाग्यवादी आत्महत्या करते हैं। अब देखते हैं कि आत्महत्या के अध्ययन का महत्व क्या है। यानी अगर हम लोग आत्महत्या का अध्ययन करेंगे तो उससे हमको क्या जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जानकारी मिलेगी समाज की भूमिका को समझना। यानी आत्महत्या में जो है समाज की कितनी भूमिका है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। दुर्खीम ने बताया कि समाज व्यक्ति के व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। इसके बाद सामाजिक समस्याओं की पहचान भी मिलेगी। आत्महत्या की दरों से समाज में एकीकरण और नियंत्रण की स्थिति का पता चलता है। नीतियों के निर्माण में सहायक, सरकार और समाज आत्महत्या रोकने के लिए बेहतर सामाजिक नीतियां बना सकते हैं। इसके बाद है समाज शास्त्र को वैज्ञानिक आधार। दुर्खीम ने सांख्यिकी आंकड़ों के माध्यम से समाज शास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय बनाया। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। इमाइल दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति की आत्महत्या जो है केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है बल्कि समाज की संरचना, नियमों और संबंधों का परिणाम है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है आत्महत्या केवल व्यक्तिगत के लिए नहीं करता है बल्कि उस पर समाज का भी दबाव होता है। उनके विचार आज भी सामाजिक समस्याओं को समझने में अत्यंत उपयोगी हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि आत्महत्या क्या होता है। इसके बाद आत्महत्या के प्रकार देखे। इसके बाद जो है आत्महत्या के अध्ययन से हमको क्या क्या जानकारी मिलेगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग एवं वर्ग गठन की अवधारणा की चर्चा कीजिए। यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग क्या है और वर्ग गठन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स आधुनिक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने समाज को समझने के लिए वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा को केंद्रीय माना। मार्क्स के अनुसार
समाज का इतिहास मूलतः विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास होता है। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ग की अवधारणा क्या है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग वे सामाजिक समूह हैं जिनकी स्थिति उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, मशीन, कारखाने से उनके संबंधों के आधार पर तय होती है। मार्क्स ने मुख्यतः दो वर्गों की पहचान की। पहला वर्ग था पूंजीपति वर्ग, जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं जैसे कारखाने, भूमि और पूंजी। इसके बाद दूसरा है मजदूर वर्ग, जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते और वे अपनी श्रम शक्ति बेचकर जीवन यापन करते हैं। इन दोनों वर्गों के हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं। पूंजीपति अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, जबकि वहीं मजदूर जो है बेहतर मजदूरी और जीवन की मांग करता है। अब देखेंगे वर्ग गठन क्या है। तो वर्ग गठन का अर्थ है किसी सामाजिक समूह का धीरे धीरे एक वर्ग के रूप में विकसित होना। मार्क्स के अनुसार यह प्रक्रिया दो चरणों में होती है। सबसे पहला वर्ग है अपने आप में वर्ग। इस चरण में लोग समान आर्थिक स्थिति में होते हैं, लेकिन उनमें वर्ग चेतना नहीं होती है। उदाहरण के लिए सभी मजदूर शोषण झेलते हैं, परंतु उसे वे व्यक्तिगत समस्या मानते हैं। मान लीजिए किसी एक मजदूर का शोषण हो रहा है, तो दूसरा मजदूर सोचता है कि यहाँ पर मेरा शोषण तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी शोषण हो रहा होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वर्ग की भावना यानी कि वर्ग की चेतना नहीं होती है। इसके बाद दूसरा चरण है अपने लिए वर्ग। जब मजदूर अपने शोषण को समझते हैं और संगठित होकर संघर्ष करते हैं, तब वे अपने लिए वर्ग बन जाते हैं। इस अवस्था में वर्ग चेतना विकसित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे वर्ग संघर्ष की भूमिका इसमें क्या रहती है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष समाज में परिवर्तन का मुख्य साधन है। पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष अंततः क्रांति को जन्म देता है। इससे पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होता है और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होती है। इसके बाद देखेंगे आर्थिक आधार और अधिरचना। मार्क्स ने समाज को दो भागों में समझा। पहला था आर्थिक आधार पर, जहां पर उत्पादन संबंध और आर्थिक व्यवस्था होती है, और दूसरा था अधिरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पर राजनीति, कानून, धर्म और संस्कृति देखने को मिलती है। आर्थिक आधार ही समाज की अधिरचना को प्रभावित करता है और इसी से वर्ग संरचना बनती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो कार्ल मार्क्स की वर्ग और वर्ग गठन की अवधारणा समाज में असमानता, शोषण और परिवर्तन को समझने का प्रभावी साधन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ग केवल आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और संघर्ष की प्रक्रिया से बनता है। आज भी उनकी यह अवधारणा सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण में अत्यंत प्रासंगिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सामाजिक एकजुटता के विभिन्न प्रकार क्या है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, यानी कि सामाजिक एकजुटता क्या होती है और उसके कौन कौन से प्रकार है, उसको उदाहरण के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सामाजिक एकजुटता का अर्थ है समाज के सदस्यों के बीच आपसी जुड़ाव, सहयोग और एकता की भावना। यह वह शक्ति है जो समाज को संगठित और स्थिर बनाए रखती है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने समाज को समझने के लिए सामाजिक एकजुटता की अवधारणा दी और इसके दो मुख्य प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यांत्रिक एकजुटता। यांत्रिक एकजुटता परंपरागत और सरल समाजों में पाई जाती है। ऐसे समाज में लोग एक जैसा काम करते हैं, समान विश्वास रखते हैं, समान परंपराएं रखते हैं और समान मूल्य साझा करते हैं। यहाँ व्यक्ति की पहचान समूह से जुड़ी होती है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पर कार्य में समानता पाई जाती है, सामूहिक चेतना मजबूत होती है, परंपरा और धर्म का अधिक प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर कानून दंडात्मक हो। लीजिए अगर आप कोई कानून तोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर दंड दिया जाएगा। उदाहरण के लिए ग्रामीण समाज या जनजातीय समाज में अधिकतर लोग कृषि, पशुपालन जैसे समान कार्य करते हैं, सभी एक जैसी जीवन शैली अपनाते हैं और नियम तोड़ने पर कठोर दंड दिया जाता है। इससे समाज में एकता बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद है जैविक एकजुटता। जैविक एकजुटता आधुनिक और जटिल समाजों में पाई जाती है। इसमें लोग अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कार्य विभाजन के कारण समाज में विविधता बढ़ती है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। कार्य में भिन्नता पाई जाती है, आपसी निर्भरता अधिक होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ पर होती है और कानून सुधारात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक शहरी समाज में डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, किसान, मजदूर सभी अलग अलग काम कर। डॉक्टर किसान पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, किसान इंजीनियर पर तकनीक के लिए निर्भर रहता है। इस प्रकार भिन्नता के बावजूद समाज एकजुट रहता है। इसके बाद है नैतिक एकजुटता। यह एकजुटता साझा नैतिक मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होती है। समाज में न्याय, समानता और जिम्मेदारी की भावना लोगों को जोड़ती है। उदाहरण के लिए
किसी आपदा जैसे बाढ़ भूकंप के समय लोग बिना भेदभाव के एक दूसरे की मदद करते हैं। यह नैतिक एकजुटता का उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका भावनात्मक एकजुटता। भावनात्मक जुड़ाव से उत्पन्न एकजुटता को भावनात्मक एकजुटता कहते हैं। इसमें सहानुभूति, प्रेम और अपनापन शामिल होता है। उदाहरण के लिए परिवार में माता पिता बच्चों के बीच प्रेम और सहयोग, या फिर खेल टीम में खिलाड़ियों की आपसी भावना, ये सब क्या है, भावनात्मक एकजुटता के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। सामाजिक एकजुटता समाज की नींव है। परंपरागत समाज में आंतरिक एकजुटता और आधुनिक समाज में जैविक एकजुटता प्रमुख होती है। इसके अलावा नैतिक और भावनात्मक एकजुटता भी समाज को स्थिर और संगठित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एकजुटता क्या होता है। इसके बाद हमने एकजुटता के प्रकार देखे: आंतरिक एकजुटता, जैविक एकजुटता, नैतिक एकजुटता और भावनात्मक एकजुटता। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे हेडिंग वाइज लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।